वो डॉन की तजवीज़ नहीं थी कि मैं इस पर कोई राय देता। डॉन ने अपना फैसला सुनाया था। यकीनी तौर पर वो अपने फैसले के नताइज से खूब वाकिफ था, जो मेरी निगाह में नहीं आ सके। डॉन ने बाहर बैठकर मंसूबा बनाया। मैंने अंदर इन लोगों के दरमियान रहकर मुशाहिदा किया कि इनके दरमियान ज़ाहिरी रफ़ाकत के बावजूद खलूस और बाहिमी एतमाद का फुकदान था। इनके टुकड़े में राजन सबसे कमज़ोर हलीफ था। भारतीय अंडरवर्ल्ड के 6 बड़ों की मौजूदगी में मोती महल पर बमों और गोलियों की बरसात इन्हें यह समझाने के लिए काफ़ी थी कि राजन बैंकॉक में अपना असर और रसूख इस हद तक खो चुका है कि अपने घर की हिफाजत भी नहीं कर सकता। राजन ने भी इन्हें सज़ों में बुलाया होगा कि वो इनकी देखभाल और हिफाजत में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इन यकीन दहानियों के पस मंजर में वो हमला बहुत संगीन साबित होना चाहिए था। राजन के 5 मेहमान मुंह फट और इस पर हावी थे। इनकी बरहमी के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि राजन इनकी हिफाजत के बंदोबस्त में बुरी तरह नाकाम रहा। इसने इन्हें बैंकॉक बुलाकर बेमौत मरवाने का बंदोबस्त किया हुआ था। हमलावर मोती महल में घुसने में कामयाब हो जाते या इनका फेंका हुआ कोई बम सही निशाने पर गिरा होता तो वो सब चश्मे ज़दन में जहन्नुम वासिल हो जाते। जख्मी राजन के लिए इस बिगाड़ को संभालना नामुमकिन था। आसार बता रहे थे कि इस वाक़े के नतीजे में वो 5 हमेशा के लिए राजन से मुतनफ़र हो जाएंगे। सब कुछ हो रहा था। राजन को मात पर मात हो रही थी, लेकिन वो फिर भी जिंदा था। टैक्सी मुतासरा इलाके से दूर शहर की बारौनक सड़कों से गुजर रही थी और मेरा जहन धीरे धीरे गुजरे हुए वाक़यात का अहाता करने के काबिल होता जा रहा था। सोचते सोचते मुझे ख्याल आया कि मैं राजन को मौत के घाट उतारने का सुनहरा मौका ज़ाया करके अपने होटल की तरफ लौट रहा हूँ। बम धमाकों के सिलसिले का आगाज होते ही राजन के पुरताहिश कमरे में जो अफरा तफरी फैली, मैं इससे भरपूर फायदा नहीं उठा सका। कमरे से निकलकर वो सब मोती महल के अंदरूनी हिस्सों की तरफ भागे। राजन जख्मी होने की वजह से सबसे पीछे था। इसके बाद मैंने वो कमरा छोड़ा। इस वक्त राजन मेरे आगे भाग रहा था। अगर मैं इस वक्त लपक कर जहरीले नगीने की सुई उसके बदन के किसी हिस्से में उतार देता तो वहीं गिर कर हलाक हो जाता। बात सबको अपनी अपनी पड़ी हुई थी। किसी को इल्म नहीं हो पाता कि राजन हमेशा के लिए इसका साथ छोड़ चुका है। इसे ढेर करने के बाद मेरे फरार पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं इसी तरह अपनी राह बनाता हुआ बाहर निकल आता। बाद में इसकी लाश दरियाफ्त होती और इसकी मौत का सबब सामने आता तो इन पर यह सनसनीखेज हकीकत मुनकशिफ होती कि अकबर के रूप में डैनी इनके दरमियान मौजूद था, जो हड़बूंग का फायदा उठाकर अपना काम दिखाने में कामयाब हो गया। इस वारदात के नतीजे में अकबर और डैनी के नाम सामने आते। डॉन के लिए मेरे वो दोनों रूप अजनबी होते। वो मुझे सिर्फ अली अहमद के रूप में जानता था। इससे मेरे ऊपर कोई शक न होता। उसे ये ख्वाहिश जरूर होती कि एक लंबी लड़ाई लड़ने के बावजूद वो अपने आदमियों से राजन को मरवाने में कामयाब नहीं हो सका। वो काम डैनी ने कर डाला। राजन का वक्त पूरा नहीं हुआ था। कुदरत उसकी रस्सी दराज कर रही थी, इसलिए वक्त पर वो नुक्ता मेरे जहन में नहीं आ सका। वक्त गुजरने के बाद इस बारे में सोचना बेसूद था। मोती महल में जो कुछ होना था वो यके बाद दीगरे अपनी रफ्तार से होता चला गया। इस पर दिमाग खपाना खुद को मायूस और हल्कान करने के मुतरादिफ था। वो ख्याल ही क्या जो इंसान के इरादे का पाबंद हो। मैंने लाख कोशिश की कि अपनी कोताही का एहसास जहन से खुरच कर मिटा दूं, लेकिन मैं अपनी सी पूरी कोशिश करने के बावजूद कामयाब नहीं हो सका। मैं जहन को किसी और समत में मरकूज करता और चंद लम्हों में वही खलीज दोबारा परेशान करने लगती। मैं इन्हीं ख्यालात के रूह में अपने होटल पहुंच गया। टैक्सी ड्राइवर को किराया अदा करके मैं होटल में दाखिल हुआ और लॉबी से गुजरकर लिफ्ट की तरफ बढ़ता चला गया। मास्टर, पीछे से हल्की सी सरगोशियाना आवाज उभरी। मैं तेजी से पलटा तो चाफान मेरे पीछे चला रहा था। तुम किस रो में खोए हुए हो? मेरे ठटकने से वो पल भर में मेरे करीब पहुंच गया और हैरत से बोला, मैं लॉबी के सिरे से तुम्हारे पीछे चला रहा हूं, लेकिन तुमको मुड़कर देखने का ख्याल तक नहीं आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कोई वजाहत करने के बजाय उसे घूर कर सवाल किया। तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसने मेरे गुस्से को नजरअंदाज करके मासूमियत से कहा, मैंने तुम्हें होटल में आने से मना किया हुआ है। मैंने आने जाने वालों के लिए गुजरगाह छोड़कर दीवार की तरफ सिरकते हुए कहा, जरूर किया हुआ है। उसने पलके झपका के अपने सर को थोड़ा सा खम देते हुए एतराफ किया, अगर तुम मेरे साथ बाहर तक जहमत करो तो मैं तुम्हारा दिल खुश कर दूंगा। आओ, मैंने गुर्रा कर कहा और वापस उसी रास्ते पर चल दिया जिधर से आ रहा था। मास्टर, तुम बहुत जल्दी ताव में आ जाते हो। होटल के पोर्च से गुजरने के बाद उसने अपनी जुबान खोली। आज का दिन शानदार रहा। मोती महल में 3 बम फेंके गए, धुआंधार गोलियां चली और हमारे सारे आदमी खैरियत के साथ वापस आ गए। किसी को खराज तक नहीं आए। वो तफसील बताते हुए चाउफान का सीना फख्र से यूं फूला हुआ था जैसे वो खुद सब कारनामे अंजाम देकर आया हो। इसे मुतलिक अंदाजा नहीं था कि मैं इस कामयाब हमले का ऐनी शाहिद था। उसने जो खबर सुनाई उस पर मेरी तरफ से मुसरत का इजहार बहुत जरूरी था। कमाल की बात है, मैंने पुरजोश लहजे में कहा, ये डॉन की मंसूबाबंदी थी, सारा क्रेडिट उसी को जाता है।
मोती महल में तो काफी तबाही फैली होगी। वो अपनी गाड़ी के करीब पहुंच चुका था। उसने रिमोट कंट्रोल से गाड़ी के ताले खोले और बोला। पहले धमाके के बाद अंदर से कई दिलतोष चीखें सुनाई दी थी। मैं वहां का समा देखने के लिए बेचैन हूं। आओ उधर का एक चक्कर लगा कर आते हैं। होटल में भटकने के बजाय तुम सीधे इस तरफ क्यों नहीं निकल गए? मैंने उसकी गाड़ी के करीब रुक कर पूछा। मजा नहीं आता, उसने बेसाख्ता जवाब दिया। तुम्हारा मोबाइल फोन बंद है। इंटरकॉम पर तुम्हारी औरत, मेरा मतलब है बीवी, ने बताया कि तुम नीचे उतरे हुए हो। मैंने सोचा कि इंतजार कर लूं। दुश्मन की बर्बादी देखकर तुम्हारा दिल भी खुश हो जाएगा। अपनी रवानी में गजाला के लिए औरत का लफ्ज उसने बर वक्त अपनी जुबान पर रोक लिया था। गनीमत था कि उसे मेरी हदायत याद थी। मैंने उसकी लफ्ज़ को दरगुजर कर दिया। उसने अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभाल ली। मैं उसके बराबर में बैठ गया। गाड़ी तेजी से आगे रवाना हो गई। आयदान ने इसके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। वो मौज में आकर कह रहा था, मुझे जो खबरें मिली हैं इनसे अंदाजा हो रहा है कि आज मोती महल में कई आदमी मारे गए होंगे। मैंने वहां से फरार की राह इख्तियार की तो मेरे जहन पर एक ही धुन सवार थी कि मैं किसी तरह जल्द से जल्द मोती महल से बाहर निकल जाऊं। इसके सिवा मुझे किसी चीज का होश नहीं रहा था। मैंने अपनी आंखों से किसी को मरते या जख्मी होते हुए नहीं देखा था, लेकिन वहां फैले हुए बर्बादी के आसार बता रहे थे कि बमों के धमाके यकीनन मोहलक रहे होंगे। धमाकों के सिलसिले का आगाज हुआ तो मैं साउंड प्रूफ कमरे में राजन के मेहमानों के सामने अपनी पेशगी भुगत रहा था। धमाके के असरात महसूस करने के बाद कमरे का दरवाजा खोला गया था। इससे पहले उभरने वाली चीखें मेरे कानों तक पहुंचने का कोई इम्कान नहीं था। काश राजन का कोई अहम मेहमान भी मारा गया हो। मैंने लुकमा दिया। कौवों के कोसने से ढोर नहीं मरते, शाहफान ने हसरत से कहा। बड़े लोग महफूज और बंद कमरों में बैठते हैं, इनका बाल भी बीका नहीं हुआ होगा। जख्म खाने और मरने वाले छोटा राजन के मुलाजिम ही होंगे। अब इन मोटे जवारियों की दुमें भी ऊंची हो जाएंगी। शाहफान कुछ सोचकर हंस दिया और बोला, वो दुमों के बगैर भी बर्फानी रीछ मालूम होती हैं। तुम यकीन करो कि वो अपने वक्त के माने हुए शाहजोर लड़ाका थे। मुफ्त की रोटियां तोड़ तोड़ के बेडोल हो गए। कुछ देर की मुसाफत तय करने के बाद शाहफान को रुक जाना पड़ा। थोड़े फासले पर मोती महल के आसार नजर आ रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने उधर जाने का रास्ता रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया था। रुकावटों से आगे हर तरफ पुलिस की वर्दियां और गाड़ियां नजर आ रही थी। यूं मालूम हो रहा था जैसे मोती महल पर हमले की खबर सुनकर पूरे शहर की पुलिस फोर्स वहां उमड़ आई हो। रुकावटों के पास से अपनी गाड़ी को वापस मोड़ते हुए शाहफान एक सिपाही के पास रुक गया और अपनी तरफ की खिड़की का खुदकार शीशा उतार कर उससे अपनी मादरी जुबान में कुछ कहने लगा। सिपाही ने तेजी से कुछ कहना शुरू किया जो मेरी समझ में नहीं आ सका, लेकिन इसके दोनों हाथों के पुरजोर इशारों से जाहिर हो रहा था कि वो किसी बात या काम से इनकार कर रहा था। शाहफान ने चिढ़ाने वाले अंदाज में उसकी तरफ अपने दाहिने हाथ की उंगलियां लहराई और हंसते हुए अपना शीशा चढ़ा लिया। तुम उसको क्या बताने की कोशिश कर रहे थे? मैंने तजस्सुस आमेज अंदाज में पूछा। आगे जाने के लिए 100 हाथ दे रहा था। वो नहीं माना। उसने बताया, क्या यहाँ इस तरह खुली रिश्वत चलती है? मैंने हैरत से कहा। बिल्कुल, उसने पुरजोर अंदाज में जवाब दिया। 100 हाथ पर उसकी भी राल टपक पड़ी। मेरे ऊपर नाराज हो रहा था कि आसपास इसके अफसर मंडला रहे हैं और मैं ऊंची आवाज में बोल रहा हूँ, ये तुम्हारा ही काम है। रिश्वत लेने से ज्यादा देने के लिए हिम्मत चाहिए। मैं मरकर भी किसी वर्दी वाले को यूं रिश्वत की खुली पेशकश नहीं कर सकता। इसीलिए तो तुम अली हो। तुम में ये खामी ना हो तो तुम भी डान होते। उसने तमस्कुराना अंदाज में कहा। रिश्वत का लेन देन कानून शिकनी का सबसे पहला सबक होता है। जिसे ये नहीं आता वो कभी बड़ा नाम पैदा नहीं कर सकता। तुमने कौन से बड़े तीर मारे? मैंने तलखी से कहा। मास्टर, मैं इतना नकम्मा नहीं हूं जितना तुम समझते हो। मेरा जला कटा तबसरा उसने अपने दिल पर ले लिया और संजीदा होकर बोला, डान बिला वजह मेरी इज्जत नहीं करता। उसे मालूम है कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। तुम हर वक्त डान की सख्ती और बदकलामी का रोना रोते रहते हो। मुझे हैरत है कि अब तुम इस सलूक को अपनी इज्जत अफजाई करार दे रहे हो। इन बातों को छोड़ो, मैं उसकी जुबान पर नहीं जाता। मुझे मालूम है कि उसके दिल में क्या होता है। ये मेरा और उसका मामला है, इसे मेरे ऊपर छोड़ो। ये बताओ कि यहाँ का हाल देखकर तुम क्या महसूस कर रहे हो? उसने मौजू बदल दिया। मैंने भी डान का जिक्र वहीं खत्म कर दिया। शाहफान दूर का एक तमाशाई था। इसे मोती महल के इतराफ में खौफ हिरास के साए देख कर बेअंदाजा खुशी हो रही थी। मैंने उसका साथ देना जरूरी समझा। हकीकत ये थी कि मैं मोती महल में जिन हालात से गुजर चुका था, इसका अशर भी शाहफान के मुशाहिदे में नहीं आया था। उसने मुझे डान की तरफ ले जाना चाहा, लेकिन मैंने सख्ती से इनकार कर दिया। डान की हदायत थी कि मैं अशद जरूरत के बगैर कभी सेलर्स बार का रुख न करूं। अपनी मर्जी से वो जब चाहता मुझे वहां तलब कर सकता था। शाहफान की गाड़ी देर तक शहर की सड़कों पर भटकती रही और हिल्टन होटल के आसार नजर नहीं आए तो मैंने उसे टोका। इसके जवाब से अंदाजा हुआ कि वो मौज में आकर आवारागर्दी कर रहा था। इसका मसला यह था कि राजन के मामले में वो मेरे या डान के सिवा किसी से खुलकर बात नहीं कर सकता था। डान से उसके मरासम न्याजमंदाना थे। मेरे साथ वो काफी बेतकल्लुफ हो चुका था। शहर की कोचन वर्दी के दौरान वो मुझसे राजन और मोती महल के बारे में दुनिया जहान की बातें करके
अपने दिल की भड़ास निकाल रहा था। वो मुझे होटल से खींच कर बैंकॉक की सड़कों पर लाया था। मैं इसके साथ आने से इनकार करता तो उसके दिल में ये ख्याल आ सकता था कि मैं इतनी अहम वाक़े में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहा। मेरी इस गैर फितरी रद्दअमल की खबर डॉन के कानों तक पहुंचती तो वो भी मेरे बारे में कोई मनफी बात सोच सकता था। अपने दोहरे किरदार की वजह से मैं ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात था। इसके साथ आते हुए भी मेरा ध्यान गजाला की तरफ था। इसने बहुत तशवीश के आलम में और दुआओं के साथ मुझे रुखसत किया था। मुझे एहसास था कि वो बहुत बेचैनी से मेरी वापसी का इंतज़ार कर रही होगी। मैं किसी न किसी तरह यह बात चौफान के दिमाग में बिठाने में कामयाब हो गया कि इस वक्त दरपेश नाजुक हालात में हमारा शहर की सड़कों पर घूमना मुनासिब नहीं था। मुझे होटल पहुंचाकर उसे भी अपने घर लौट जाना चाहिए। वो अपने घर और घर वाली से ज़्यादा खुश नहीं था। इसने अचानक ली की तरफ जाकर वक्त गुजारने का फैसला किया और मुझे होटल के करीब उतारने पर आमादा हो गया। ली बहुत बड़ी फनकारा थी। वो चौफान जैसे रंगीन मिजाज मर्दों को रुझाने और तड़पाने के हुनर में ताक थी। चौफान खुद तस्लीम कर चुका था कि वो अपनी मादाम को फतेह करने में कामयाब नहीं हो सका था। ली इसके दिलो दिमाग से इस बुरी तरह चिमटी हुई थी कि वो अपनी मर्दानगी को बालाए ताक रखकर ली की खुशामद और हाशिया बर्दारी में पूरा दिन भी गुजार सकता था। इसे अपनी दिल बस्तगी की एक राज सूझ गई थी। इसने चंद मिनट में मुझे होटल पहुंचा दिया। मैंने ऊपर पहुंचकर अपने कमरे के बंद दरवाजे पर मखसूस अंदाज में दस्तक दी तो जरा से तवक्कुफ के बाद दरवाजा खुल गया। इसके पीछे गजाला का चेहरा अंदरूनी मुसर्रत से तमतमाता हुआ नजर आया। उसने अपने दुपट्टे को अस्काफ की सूरत में सर और चेहरे के गिर्द कुछ इस तरह लपेटा हुआ था कि उसके बुशरे की सादगी मासूमियत के हद तक निकल आई थी। मैं अंदर दाखिल हुआ तो वाहलियाना अंदाज में मुझसे लिपट गई और भराई हुई आवाज में बोली, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप खैरियत से लौट आए। मैं मुसलसल आपकी सलामती की दुआएं मांग रही थी। इसके पीछे मुझे कालीन पर बिछा हुआ तौलिया नजर आ रहा था जिसे वो शायद जाए नमाज के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। जिंदगी सुबह रवि से गुजरती रहे, खौफ और हादसों के अंदेशे ना हों तो बेशतर इंसान अपनी ज़ात में मगन रहते हैं। कड़ा वक्त सर पर आ जाए तो ऐसे में हर शख्स को अल्लाह याद आ जाता है। गजाला मजहब और इबादत से बेगाना नहीं थी, लेकिन इस वक्त उसकी कैफियत देखकर मेरे दिल पर भी अजीब सी रिक्कत तारी होने लगी। ये मेरी होशियारी और चालाकी नहीं थी जिसके सहारे में मोती महल के भयानक जिंदा से जिंदा और सलामत निकल आया था। यकीनी तौर पर गजाला की दिल से निकली हुई दुआओं को मकबूलियत का दर्जा मिला था। गजाला ने मेरी वापसी के लिए नफल माने हुए थे। उसने तौलिए की जाए नमाज से उठकर मेरे लिए दरवाज़ा खोला था। मुझे खुशामदीद कहकर वो दोबारा उसी मुसल्ले पर बैठ गई। शुक्राने के नफल पढ़कर वो फारिग हुई तो तौलिया समेट कर मेरे पास आ बैठी। उसकी दानिश में मौत के मुंह से जाकर वापस लौटा था। शायद इसका वो अंदाज़ा इतना गलत भी नहीं था। वो मुझसे जल्द अज जल्द सब कुछ सुन लेना चाहती थी। मैंने अपनी रुदात सुनानी शुरू कर दी। गजाला के चेहरे के तासरात पल पल बदलते रहे। सब कुछ कह देने के बाद जब मैंने इस बात पर कलक जाहिर किया कि मैं भगदड़ में राजन को जहरीली अंगूठियों से शिकार नहीं कर सका तो बेसाख्ता बोली, ये अच्छा हुआ कि आपको ये बात याद नहीं आई। आप उसे मार देते तो बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती। यहाँ से कराची तक सब कुछ बिखर जाता। तुम किन मुश्किलात का जिक्र कर रही हो? मैंने हैरानी से पूछा। वो आपके हाथों मारा जाता तो जल्द या बादेर ये साबित हो जाता कि आप बैंकॉक में मौजूद हैं और दुश्मनों के खिलाफ अपने हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने पुरजोश लहजे में वजाहत की। जलाल का बना बनाया खेल बिगड़ जाता। इसकी मेहनत से आपके दुश्मनों की सारी तवज्जो इन दोनों कैदियों पर मरकूज है जो डैनी होने का एतराफ़ कर रहे हैं। वो लोग इन्हें छोड़कर बैंकॉक का रुख कर लेते। मैं चंद सानियों के लिए अपनी जगह पर जम कर रह गया था। गजाला ने बरजस्तगी से संगीन हकीकत की निशानदही की थी। राजन की दुश्मनी और मोती महल में पेश आने वाले हालात और वाक़यात ने शायद मेरी अक्ल बुरी तरह माऊफ करके रखती थी। मैं एक वक्त में एक ही जगह हो सकता था। एक वक्त में बैंकॉक और कराची में मेरी मौजूदगी नामुमकिन थी। इस वक्त तक मैं सिर्फ राजन से बरसे बेकार था। इसकी मौत के जरिए अमरीकियों को बैंकॉक में मेरी मौजूदगी का नाकाबिले तरदीद सबूत मिल जाता तो वो कराची को भूल कर अपने सारे वसाइल के साथ बैंकॉक में डेरे डाल देते, जहाँ का मजबूत फौजी अड्डा एक मुद्दत से फाल था। जो कुछ हुआ वो बेहतर ही हुआ था। इसमें मेरे इरादों से ज्यादा हालात के धारे का दखल था। गजाला ने अपनी राय का इजहार करके मेरे ज़हन की धुंध यकसर साफ कर दी। मोती महल से वापसी पर रास्ते भर मुझे ये सोच कर कलक होता रहा था कि मैंने वहां बमों के धमाकों और धुआंधार फायरिंग के नतीजे में खोने वाली भगदड़ से फायदा उठाकर राजन को अपनी जहरीली अंगूठी के सहारे मौत के घाट क्यों नहीं उतारा। इस वक्त मेरा ज़हन सिर्फ इसी समत में काम कर रहा था और मुझे ये नजर आ रहा था कि मैं राजन को जहन्नुम वासिल करके बाहिफाजत मोती महल से बाहर आ सकता था। मगर बात इतनी सीधी नहीं थी। जहर के जरिए दुश्मनों की जान लेने का अंदाज मेरी जात से मखसूस होकर रह गया था। गोल्डन ड्रैगन में मैंने जब एक मुहाफिज को इस अंगूठी से शिकार करके अपनी जान बचाई तो सोबराज ने फौरी तौर पर यह समझ लिया था कि मैं बैंकॉक में मौजूद था।
यह मेरी चर्ब जुबानी का नतीजा था कि मैं इसे यह बावर कराने में कामयाब हो गया कि मैंने अपने एक आदमी को वो मोहलक हथियार देकर कराची से बैंकॉक भेजा था और गोल्डन ड्रैगन कैसीनो में मारा जाने वाला गार्ड उसी का निशाना बना था। वो बैंकॉक में मेरी जानिब से इस अंगूठी का पहला इस्तेमाल था। पिछली रात मैंने बैंकॉक के साहिली इलाके में राजन के 2 आदमियों को इसी अंगूठी के सहारे मौत की नींद सुला दिया। ये मेरी किस्मत की यावरी थी कि मैं अपने मंसूबे के मुताबिक इन दोनों लाशों को राजन की गाड़ी समेत नजर आतिश करने में कामयाब हो गया। यूं इन दोनों की सोख्ता लाशों से मौत के असबाब जानने का हर इम्कान मादूम हो गया। अगर मैं राजन को भी इस अंगूठी का निशाना बना देता तो वो जरूर हलाक हो जाता, मगर मेरे लिए नाकाबिल तसव्वुर दुश्वारियां पैदा हो जाती। मेरे दुश्मनों को 100% यकीन हो जाता कि मैं बैंकॉक में मौजूद हूँ। राजन की हमायत और मदद के लिए आए हुए 5 भारतीय सरगनों को इल्म हो जाता कि अकबर के बारे में उनके शुकूक व शुबहात दुरुस्त थे। डैनी ने अकबर का रूप धार कर राजन को अपने नरगा में लिया हुआ था और इसके घर का भेदी बनकर इसे मौत के चुंगल में फांसने की तैयारी कर रहा था। मेरे इस कदम से जलाल की कोशिशों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचता। उसने पूरे खलूस के साथ अमरीकी खुफिया महकमों के अफसरान की तवज्जो पाकिस्तानी एजेंसियों के पकड़े हुए 2 बदनसीब मुजरमों पर मरकूज कराई हुई थी। इसकी जानिब से अमरीकियों को यह बावर कराया जा रहा था कि इन दोनों में से कोई एक डैनी था। मेरा नाम अमरीकियों के आसाब पर इस बुरी तरह सवार था कि वो जलाल के इस झांसे में आ गए। वो बराह रास्त इन दोनों से होने वाली तफ्तीश की निगरानी कर रहे थे। इन्हें यह खबर मिलती कि मैंने बैंकॉक में राजन को अपने खुफिया हथियार से मौत की नींद सुला दिया है तो वो जलाल से बदजन हो जाते। इनके लिए यह एहसास बहुत शर्मनाक और तौहीन अमेज होता कि एक पाकिस्तानी अफसर ने इनकी सारी तरबियत और तजर्बे को मात देकर इन्हें एक बेसमर मशक में उलझाया हुआ था। वो कराची में अपनी तमाम सरगर्मियां मौकूफ करके बैंकॉक में डेरे डाल देते। इसी के साथ इन्हें अपने इस इल्जाम की तायद का अकलौता और नहायत मजबूत सबूत मिल जाता कि पाकिस्तानी एजेंसियां डैनी की पुष्ट पनाही कर रही हैं। डैनी बैंकॉक में अपने हरीफों से कुछ तो खून में मसरूफ है और पाकिस्तानी एजेंसियां उसे कराची में जेर हिरासत से जाहिर कर रही हैं। वो एक छोटा सा वाकया जलाल की साख की तबाही का सबब बन जाता। राजन को मोती महल में जिंदा सलामत छोड़कर निकल आना मेरी हमाकत नहीं, दर हकीकत कोई गैबी रहनुमाई थी। सही वक्त पर वो ख्याल मेरे जहन में आ जाता तो शायद मैं एक लम्हे के लिए भी इन मनफी इम्कानात पर गौर न करता। फरार की खुली रात सामने पाकर मैं चश्मे ज़दन में राजन का काम तमाम करता हुआ भाग निकलता। गजाला ने मेरी बात सुनते चंद फिक्रों में वो सारे खर्चात बयान कर दिए। मैं मोती महल में हालात के बदतरीन भंवर में फंसा हुआ था। जो शख्स बुरे हालात से दो चार होता है वो अक्सर औकात सामने की और सीधी बातों को नजरअंदाज कर देता है। जो लोग जज्बाती या अमली तौर पर इन हालात से ना गुजरे हों वो पूरी रोदात सुनते ही पल भर में बिल्कुल सही नताइज अखज करके इन कोताहियों की निशानदही कर देते हैं जिनके सरजद न होने से सब कुछ बदलना मुमकिन हो जाता। गनीमत यह था कि मैं एक संगीन गलती के इर्तिकाब से बाल बाल बच गया था। तुम खाना नशीं हो चुकी हो लेकिन तुम्हारे दिमाग में जंगजू औरत छुपी हुई है। मैंने हंसकर उसकी तारीफ की। तुम जरा से इशारे से पूरी बात समझ लेती हो। मेरा जिंदगी भर ऐसे मामला से वास्ता नहीं पड़ा था। आपकी वीरा मेरे पीछे न लगी होती तो मैं आज भी इन पेचीदगियों से नाबलद होती। वो शोखी से बोली, मेरी वीरा क्यों? मैंने चौंक कर हल्का सा एहतजाज किया। वो मुझसे ज्यादा तुम्हारी गहरी दोस्त है। शायद आज के लिए आपकी बात दुरुस्त हो। एक जमाने में वो मेरी जान की दुश्मन थी। मेरी और उसकी दुश्मनी का सबब आप थे। उसने हंसते हुए जवाब दिया। इसके आदमी मुझे जबरदस्ती इंग्लैंड न ले गए होते तो मैं आज भी सीधी सादी होती। इसकी बात दुरुस्त थी। जो लोग मसाइब से दूर रहकर जिंदगी गुजारते हैं इनकी सोच और रद्द अमल में ठहराव पाया जाता है। इसके बरक्स जो लोग अपनी जिंदगी की एक एक सांस के लिए हालात का दीवानावार मुकाबला करते हैं इनकी जिबिल्ली कुव्वतें जिला पाकर इतनी तवाना होती चली जाती हैं कि वो पलक झपकते में हालात का सही तजिया करके बेहतरीन फैसले करने के काबिल होते चले जाते हैं। दोपहर को टेलीविजन से नशर होने वाली अंग्रेजी खबरों में मोती महल पर होने वाले हमले का जिक्र मौजूद था। नामालूम अफराद के एक जत्थे ने दस्ती बमों और आतिशी हथियारों से मोती महल पर हमला किया था। अहाते की ऊंची दीवारों की वजह से फायरिंग ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अंदर फेंके जाने वाले 3 बमों से 5 अफराद हलाक और 4 जख्मी हुए थे। टेलीविजन देखते हुए मैंने ये बात शिद्दत से महसूस की कि इस खबर को खातिर ख्वाह अहमियत नहीं दी गई। वो बैंकॉक की शहरी जिंदगी का एक अहम और खूनी वाकया था। राजन का शुमार शहर के मुअज़्ज़िज़ीन में होता था, मगर वो खबर आखिर में और सरसरी अंदाज में टेलीकास्ट की गई थी। खबर में जाए वारदात की कोई तस्वीरी तफसील शामिल करने की जरूरत महसूस नहीं की गई थी। खबर के आखिर में इसका सबब भी सामने आ गया। वारदात पर किसी किस्म की रायजनी के लिए राजन से राब्ता नहीं हो सका। पैदर पे मार खाने के बाद वो कहीं रिपोश हो चुका था। वहां पहुंचने वालों के लिए मोती महल का फाटक बंद था। फोन की घंटियां मुसलसल बज रही थीं। इनका जवाब देने वाला कोई नहीं था।
موتی محل کے جو مکین موت اور ہلاکت سے بچ گئے تھے، انہیں سانپ سونگھ گیا تھا، وہ کسی کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔